everyone. In this video I will explain section 14 of Transfer of Property Act. काफ़ी लोगों ने सेक्शन 14 की डिमांड की थी, रूल अगेंस्ट परपेचुटी। आप सबको पता है टीपीए में सेक्शन 14 और 13 अनबॉर्न पर्सन को किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाएगा, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। एंड सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। सेक्शन 14 को हम लोग केवल रूल अगेंस्ट परपेचुटी के नाम से ही जानते हैं, जबकि सेक्शन 14 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का दो कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है। पहला है रूल अगेंस्ट परपेचुटी, इसको मैं इन डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। एंड सेकेंड रूल इज द रूल अगेंस्ट रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो हमने 13 में पढ़ा था कि अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, और सेक्शन 20 कहता है कि जब किसी अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है देन दैट अनबॉर्न पर्सन विल गेट द वेस्टेड इंटरेस्ट अपॉन हिज बर्थ। और सेक्शन 20 का सेकेंड लाइन कहती है सच वेस्टिंग ऑफ राइट मे बी पोस्टपोन्ड बाय द इंटेंशन ऑफ ट्रांसफरर, देन अप टू व्हाट पीरियड, कौन सा वो टाइम होगा, कितने टाइम तक, हाउ लॉन्ग सच वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट कैन बी पोस्टपोन, कितने समय तक हम उस बच्चे में जो अधिकार निहित होने थे उसको हम कितने टाइम तक स्थगित कर सकते हैं। इसके लिए सेक्शन 14 है कि सच वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी पोस्टपोन एक्सेप्ट फॉर 18 ईयर। 18 साल से ज्यादा वो इंटरेस्ट पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। इट इज कॉल्ड द रूल अगेंस्ट वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, रूल अगेंस्ट रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट। इसको मैं इन डिटेल अभी डिस्कस करूंगी। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज परपेचुटी, व्हाट इज रूल अगेंस्ट परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब होता है इनडेफिनिट पीरियड के लिए, फॉर एवर, बहुत लंबे टाइम के लिए। परपेचुटी मतलब हमेशा के लिए। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमें प्रोविजन किस चीज से रिलेटेड देता है? ट्रांसफर से, मतलब प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड हमें रूल्स मिलते हैं इसमें। तो सेक्शन 14 अगर कह रहा है रूल अगेंस्ट परपेचुटी, मतलब कोई भी ट्रांसफर एक ही ट्रांजैक्शन के थ्रू इन परपेचुटी, हमेशा के लिए, फॉर एवर कोई भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है ट्रांसफरर कैन नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी फॉर एवर थ्रू अ सेम ट्रांजैक्शन। एक ही ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांसफर डीड के थ्रू, एक ही डॉक्यूमेंट से कोई भी ट्रांसफरर ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकता कि ये प्रॉपर्टी पीढ़ी दर पीढ़ी, परपेचुटी को इस नाम से भी जाना जाता है, ट्रांसफर फॉर जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, पुष्ट दर पुष्ट, मतलब कोई भी ट्रांसफर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये ट्रांसफर ए को कर रहा हूं, उसके बाद उसके बेटे, उसके बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पुष्ट दर पुष्ट और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर टीपीए में सेक्शन 14 में अलाउड नहीं है। अगर कोई भी पर्सन ऐसा ट्रांसफर करता है देन सच ट्रांसफर विल बी वॉइड अंडर सेक्शन 14। तो इट इज अ रूल अगेंस्ट परपेचुटी, मतलब नो वन कैन टाइड अप द प्रॉपर्टी फॉर एवर। आप किसी भी प्रॉपर्टी को बांध नहीं सकते हमेशा के लिए एक ही परिवार में। कहने का मतलब है एक ही परिवार में, एक ही हाथों में, कुछ लोगों के हाथ में एक संपत्ति का केंद्रीकरण है ना, एक ही जगह संपत्ति को बांधा नहीं जा सकता। ये है परपेचुटी। अब दूसरी बात आती है कि परपेचुटी कितनी तरीके से क्रिएट की जाती है। देखिए, अभी तक कुछ लोगों को पता होगा कि केवल सेक्शन 14 के थ्रू परपेचुटी हो सकती थी, मतलब रूल अगेंस्ट परपेचुटी केवल सेक्शन 14 में है। लेकिन अगर आप टीपीए को ध्यान से देखें तो हमने सेक्शन 10 जब टीपीए का है, सेक्शन 10 कहता है कि ट्रांसफरर कैन नॉट पुट एनी कंडीशन अपॉन द ट्रांसफरी। ट्रांसफरर जो अंतरण करता है वो कोई भी ऐसी कंडीशन ट्रांसफर में ट्रांसफरी के ऊपर नहीं लगा सकता है कि सच ट्रांसफरी विल नॉट फर्दर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट, कि ट्रांसफरी आगे इस प्रॉपर्टी को फर्दर एलिनिएट नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन हमने सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 कहता है अगर ट्रांसफरर ऐसी कोई कंडीशन लगाता है कि ट्रांसफर इस प्रॉपर्टी को फर्दर एलिनिएट नहीं करेगा देन सच कंडीशन विल बी वॉइड अंडर सेक्शन 10। इस तरीके से भी परपेचुटी क्रिएट की जा सकती थी।
समझ रहे हैं? एक परपेचुटी हम क्रिएट कर सकते थे कि हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और कह देते कि अब ट्रांसफर इस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर नहीं करेगा। इसके थ्रू भी परपेचुटी क्रिएट की जा सकती थी। ये भी ट्रांसफर परपेचुअल हो सकता था, जिसको सेक्शन 10 ने रोक दिया। तो सेक्शन 10 भी परपेचुअल ट्रांसफर को रोकता है। सेकंड, परपेचुअल ट्रांसफर हो सकता है कि कोई ट्रांसफरर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे और ये कंडीशन लगाए कि ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए से उनके बेटे मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जाएगा। ऐसे ट्रांसफर को सेक्शन 14 रोकता है। क्लियर? तो परपेचुअल ट्रांसफर को टीपीए में कहां रोका जाता है? सेक्शन 10 में एंड सेक्शन 14 में। ये हमारा हुआ दोनों तरीके से हमारा परपेचुअल ट्रांसफर रोका गया है। इसके बाद आता है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड रूल अगेंस्ट परपेचुटी। हमने परपेचुअल ट्रांसफर को क्यों रोका? अगर आप किसी भी सेक्शन के किसी भी प्रोविजन के ऑब्जेक्ट को जानते हैं तो आपको एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनना है। देखिए, अगर आप किसी प्रोविजन के ऑब्जेक्ट को जानते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम को, आपके सामने जो भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांस आएंगे, अगर आपको उस लॉ का ऑब्जेक्ट पता है तभी आप उसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड रिस्ट्रेनिंग परपेचुअल ट्रांसफर? देखिए, अगर किसी भी प्रॉपर्टी को एक जगह टाइड अप कर दिया गया, टाइड डाउन कर दिया गया, एक ही जगह बांध दिया गया, तो पहली चीज तो कि उस स्टेट का और उस नेशन का डेवलपमेंट रुक जाएगा। Free and active circulation of property is essential for the development of nation as well as for the betterment of property. किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है विदाउट प्रॉपर्टी। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है जहां पर प्रोडक्शन के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट लगते हैं, जहां पे फर्स्ट एसेंशियल इज द प्रॉपर्टी, सेकंड इज द लेबर, थर्ड इज द कैपिटल। तो बिना प्रॉपर्टी के तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। किसी भी स्टेट में वेलफेयर स्टेट का काम क्या है? स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, रेलवेज बनाना, ब्रिज बनाना, सड़क बिछाना, है ना, हर जगह अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना। अगर फॉरेन कंपनीज को भी आपके यहाँ आना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई मिल लगाना है, तो विदाउट प्रॉपर्टी तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर हर कोई अपनी प्रॉपर्टी को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कर दिया, परपेचुअल ट्रांसफर कर दिया, इट मीन्स दैट प्रॉपर्टी विल नॉट सर्कुलेट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उस स्टेट का डेवलपमेंट रुक जाएगा, बिकॉज विदाउट द सर्कुलेशन, बिना सर्कुलेशन के प्रॉपर्टी के एक हाथ से दूसरे हाथ अगर एक जगह से दूसरे लोगों के पास नहीं जाएगी तो ना तो उस प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट हो पाएगा और ना ही उस नेशन का। फर्स्ट थिंग, इसलिए हमने परपेचुअल ट्रांसफर को रोका है, जस्ट टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ दैट स्टेट और नेशन। सेकेंड थिंग, द रूल ऑफ perpetuity, the rule against perpetuity is based on public policy also. Public policy मतलब लोक हित में ये है कि परपेचुअल ट्रांसफर ना हो। कैसे? देखिए, जब कभी भी ट्रांसफर होता है, बहुत प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा होगा, ट्रांसफर में कुछ स्टैंप ड्यूटी लगती है ना, कुछ हम लोग स्टैंप पेपर लगाते हैं, उसकी कॉस्ट किसको जाती है? हम जितने भी स्टैंप पेपर खरीदते हैं वो किसके पास जाता है? वो रेवेन्यू के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास जाता है। तो जो रेवेन्यू जनरेट करती है गवर्नमेंट, ट्रांसफर के थ्रू उस रेवेन्यू को गवर्नमेंट वापस लगाती है डेवलपमेंट, वेलफेयर ओरिएंटेड काम में। तो इसके थ्रू स्टेट का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर हर प्रॉपर्टी को परपेचुअल ट्रांसफर अलाउ कर दिया, मतलब एक जगह बांध दिया गया, तो ट्रांसफर नहीं होगा तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है। पहला तो कोई भी स्टेट डेवलप नहीं कर सकती, सेकंड गवर्नमेंट का रेवेन्यू इससे बंद हो जाएगा, इसीलिए परपेचुअल ट्रांसफर को अलाउ नहीं किया जाता है। एक तो प्रॉपर्टी आपकी डेवलप करेगी, स्टेट डेवलप करेगा, ठीक है, तो परपेचुअल ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ये हुआ हमारा। अब कुछ एक्सेप्शन है परपेचुअल ट्रांसफर जहां पर नहीं लगता है, इसके लिए सेक्शन 18 हमारे पास स्पेसिफिकली है। सेक्शन 18 कहता है इफ एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक ओरिएंटेड किसी काम के लिए अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है तो वो परपेचुअल ट्रांसफर उसका हो सकता है, कोई रोक नहीं है। फॉर द बेटरमेंट ऑफ नॉलेज को बढ़ाने के लिए, साइंस के लिए, ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए और एनी अदर पर्पस फॉर मैनकाइंड, मानव हित के कल्याण के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए, मतलब हॉस्पिटल बनाने के लिए, किसी रिलीजन को एडवांसमेंट के लिए, टेम्पल वगैरह के लिए अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई, देन सच ट्रांसफर में बी इन परपेचुटी।
तो इट्स ऑल अबाउट द परपेचुअल ट्रांसफर सेक्शन 14 और इसके एक्सेप्शन सेक्शन 18। इसके अलावा कुछ और एक्सेप्शन है, लाइक अगर पर्सनल एग्रीमेंट के थ्रू पर्सनल एग्रीमेंट के थ्रू भी परपेचुअल ट्रांसफर अप्लाई नहीं होता है। जैसे अगर किसी पर्सन ने किसी पुजारी को अपॉइंट किया पर्सनल एग्रीमेंट के थ्रू कि भाई इसी जनरेशन के इसी फैमिली के लोग इस टेम्पल में पुजारी होंगे, है ना, तो ये पुजारी का होना जनरेशन टू जनरेशन, इसमें कोर्ट ने कहा इसमें कोई हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट पर परपेचुइटी एप्लीकेबल नहीं होगी। चार्ज क्रिएट किया जाता है अगर, तो परपेचुइटी एप्लीकेबल नहीं होगी, है ना, तो मॉर्गेज पर परपेचुइटी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर परपेचुइटी एप्लीकेबल नहीं होती है, ये इसके एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, ये हमारा परपेचुअल ट्रांसफर हो गया, मतलब ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा। सेकेंड चीज जो सेक्शन 14 में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रूल अगेंस्ट रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी मैंने बात की। मतलब प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर हो सकती है, इस बोर्ड के थ्रू मैं कोशिश करूंगी समझाने की। देखिए, ओ इज द ट्रांसफरर, O is the transferor. He want to transfer the property for the benefit of unborn person under section 13. 13 में अगर आपको unborn person को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो कैसे आप ट्रांसफर करते हैं? लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं कुछ लिविंग पर्सन को। मैंने कल भी बताया था एक वीडियो में अपनी 13 में कि अनबॉर्न को कभी भी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता। उसके लिए आपको पहले कुछ लिविंग को 1 2 3 4 लिविंग पर्सन कितने भी हो सकते हैं वो ट्रांसफरी, बट दे ऑल मस्ट बी लिविंग एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। सो ओ वांट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, जो कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो इन्होंने ए को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की लिमिटेड इंटरेस्ट की, जब तक ए जीवित है तब तक ए यूज करेगा, अगर एक की डेथ हो गई तो बी यूज करेगा। मतलब प्रायर इंटरेस्ट मस्ट बी इन द फेवर ऑफ लिविंग पर्सन, और उसके बाद हमने अनबॉर्न को किया। क्वेश्चन ये राइज होता है 20 में कि कब तक, ये मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसफरर अगर चाहे तो इस अनबॉर्न पर्सन के इंटरेस्ट को पोस्टपोन कर सकता है कि ये बच्चा बर्थ पर वेस्टिंग इंटरेस्ट नहीं पाएगा, बाद में पाएगा। तो कब तक किया जा सकता है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सेक्शन 14 कहता है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, कुछ लोग पीटी में आंसर गलत कर देते हैं, वो सीधा आंसर लगाते हैं अप टू द पीरियड ऑफ 18 ईयर। अप टू द पीरियड ऑफ 18 ईयर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ कि कब तक उसके इंटरेस्ट को पोस्टपोन किया जा सकता है। ये तो ठीक है कि जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता है मैक्सिमम आप 18 ईयर तक उसके इंटरेस्ट को पोस्टपोन कर सकते हैं। मतलब अगर ट्रांसफर ने ये कंडीशन लगाई है कि जब बच्चा 16 साल का हो जाएगा तब उसको इंटरेस्ट वेस्ट होगा, कंडीशन ठीक है। अगर ट्रांसफर ने ये कंडीशन लगा दी कि बच्चा 20 साल का या 19 साल का होगा तब उसमें प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट वेस्ट होंगे, तो वो टर्म और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वो टर्म वॉइड है। अब आइए कि कितने दिन तक प्रॉपर्टी को टाइड अप किया जा सकता है। मैंने अभी 14 में बताया कि प्रॉपर्टी को टाइड डाउन नहीं किया जा सकता, एक जगह नहीं बांधा जा सकता। तो क्या कोई टाइम है जब तक प्रॉपर्टी को बांधा जा सकता है? इसके लिए सेक्शन 14 कहता है रूल अगेंस्ट रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट। ये कह रहे हैं अगर अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो जितने टाइम तक जो पहला जिसको आपने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है लिमिटेड इंटरेस्ट, सपोज अगर वो 10 साल तक जीवित रहता है, ए जिसको आपने लाइफ इंटरेस्ट दिया था, और दूसरा रहता है 15 ईयर तक जीवित, ठीक है, और उसके बाद अनबॉर्न। 14 कहता है कि मैक्सिमम 18 ईयर तक प्रॉपर्टी को बांधा जा सकता है एक ही जगह। मतलब क्या निकल के आया, 10 ईयर ए, 15 ईयर बी और मैक्सिमम 18 ईयर। मतलब लाइफ क्या है, कितने दिन तक प्रॉपर्टी को एक ही जगह बांधा जा सकता है सेक्शन 14 में। परपेचुअल ट्रांसफर मतलब एक जगह कितने दिन तक बांधा जा सकता है संपत्ति को। लाइफ ऑफ लिविंग ट्रांसफरी, जितने भी लिविंग ट्रांसफरी होंगे, जरूरी नहीं है मैंने आपको 2 बताए हैं तो 2 ही हो, ये 2 से ज्यादा हो सकते हैं, बट सारे लिविंग होने चाहिए एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो लाइफ ऑफ लिविंग ट्रांसफरी, लाइफ ऑफ लिविंग कितनी है, 10 साल ए जीवित रहता है और 15 साल बी। लाइफ ऑफ लिविंग ट्रांसफरी प्लस अप टू द माइनॉरिटी ऑफ अनबॉर्न पर्सन। लाइफ ऑफ लिविंग 10 15 प्लस अप टू द माइनॉरिटी ऑफ अनबॉर्न पर्सन मतलब 80। तो मैक्सिमम पीरियड क्या निकल के आया, यहां पर पीरियड निकल के आया, मतलब मैक्सिमम 43 ईयर तक एक प्रॉपर्टी को टाइड डाउन किया जा सकता है सेक्शन 14 में। पीटी में क्वेश्चन ऐसे आता है, किसी भी प्रॉपर्टी को मैक्सिमम, या मेंस में भी आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए, ये 43 है, ये नंबर कोई और भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो जो लिविंग ट्रांसफरी है वो कितने दिन तक जीवित रहते हैं। बट किसी भी सिचुएशन में
अनबॉन्ड का इंटरेस्ट 18 साल से ज्यादा नहीं आप रोक सकते। ठीक है, तो ये है कि कितने टाइम तक टाई डाउन की जा सकती है। हमेशा याद रखिएगा जितने भी ट्रांसफरी हैं जब तक वो जीवित रहते हैं वो टाइम प्लस 18 साल है ना, ये टाइम है। इस टाइम से ज्यादा लाइफ ऑफ लिविंग ट्रांसफरी प्लस अप टू द माइनॉरिटी ऑफ अनबॉर्न पर्सन एनी प्रॉपर्टी कैन बी टाइड डाउन। इससे ज्यादा प्रॉपर्टी को टाइड डाउन नहीं किया जा सकता है। इससे ज्यादा अगर कोई करता है तो वो ट्रांसफर वॉइड होगा। इट्स ऑल अबाउट रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। सेक्शन 14 में हमेशा याद रखिएगा ये जो था ना रूल अगेंस्ट रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, यही है कि इससे ज्यादा किसी भी प्रॉपर्टी को वेस्ट नहीं, इससे ज्यादा किसी भी प्रॉपर्टी की वेस्टिंग को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। तो सेक्शन 14 में ये दो रूल हैं, क्योंकि अगर ये रूल मेंस में आ गया रूल अगेंस्ट पोस्टपोनमेंट ऑफ वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे लगता है काफी स्टूडेंट को यही नहीं पता होगा कि ये टीपीए में कहाँ है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन 14 में है। और परपेचुइटी का हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आंसर लिखिए, कि किसी भी सेक्शन को आप लिखिए तो रैशनल के साथ लिखिए, ऑब्जेक्ट के साथ लिखिए। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो चार्ज पे होगा यूपी एपीओ में, इसको ध्यान में रखते हुए सीआरपीसी पे। थैंक यू सो मच।